Macavieja World। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, सॉलिड स्टेट। ऑल्दो ये वैसे तो देखा जाए चैप्टर नंबर 1 होता है, बट हमने इसको अभी तक कंप्लीट नहीं किया था, तो अभी हम लोग ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, सॉलिड स्टेट। सबसे पहले आपको पता है कि मैटर हैज 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। गैसियस स्टेट आपके क्लास 11th में था, और लिक्विड स्टेट हम लोगों ने क्लास 12th के बिगनिंग में किया था। और अब हम लोग करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो बेसिकली सॉलिड्स जो होते हैं वो आप उनको जब स्टडी करेंगे तो वो 2 टाइप्स के होते हैं। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड। वी हैव 2 टाइप्स। On the basis of arrangement of atoms, we have 2 types of solid on the basis of arrangement of atom। तो कौन कौन से टाइप? पहला आपके स्क्रीन पे देखिए, दिख रहा है यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, ये 2 टाइप के आपके सॉलिड्स होते हैं। तो इनमें दोनों को बेसिकली दोनों का डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिसमें एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है और एक रेगुलर अरेंजमेंट है, लाइक दिस। जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पर देखिए मैं ये जो मैं डॉट से बना रहा हूँ ये एटम्स है। यहाँ पर देखिए एटम एक बिल्कुल डेफिनिट अरेंजमेंट में रखे गए हैं। ठीक है, और यहीं पर देखिए एक मैं यहाँ पर ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपके सामने 2 अरेंजमेंट हैं। तो जब एक डेफिनिट रेगुलर अरेंजमेंट है तो हम लोग उसको उस तरह के सॉलिड को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ऐसे सॉलिड जिसमें कि इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को इन पॉइंट्स की हेल्प से जानेंगे। सबसे पहला है शेप। शेप के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इनका शेप कैसा मिलता है? डेफिनिट करेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। अगर इनके एटम्स का अरेंजमेंट फिक्स है तो हमें उनसे जो ज्योमेट्री मिलेगी वो भी फिक्स होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए एमॉर्फस सॉलिड में एटम्स का अरेंजमेंट बिल्कुल रैंडम है, तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री मिलेगी वो कैसी होगी? इररेगुलर शेप में मिलेगी, उनका कोई भी एक फिक्स शेप नहीं होगा। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे हैव शार्प एंड करेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट, यानी टेम्परेचर, यानी एक बिल्कुल फिक्स टेम्परेचर होगा जिसपे ये मेल्ट होंगे। ठीक है, लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं ये ग्रेजुअली क्या होते हैं? सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, ये ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर में ये सॉफ्ट होते हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। इमीडिएटली एक डेफिनेट टेम्परेचर पर नहीं होते, एक सीरीज ऑफ टेम्परेचर पे होते हैं। लाइक अगर कह सकते हो कि 50 डिग्री सेल्सियस पे अगर मेल्ट होना शुरू हुआ तो वो मेल्ट पूरा नहीं होगा 50 पे। 50 से शुरू हुआ और एक पर्टिकुलर आगे और फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो वो और मेल्ट होता चला जाएगा, पूरी तरह से मेल्ट नहीं होता एक बार में। तो यानी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। थर्ड, क्लेवेज प्रॉपर्टी। क्लेवेज प्रॉपर्टी मतलब when we cut it when we cut it with a sharp edge tool, they split into 2 pieces. The newly generated surface are plain and smooth। इनको हम फाइनली कट कर सकते हैं। और एमॉर्फस क्या होते हैं? when cut with sharp edge tool they cut into 2 pieces with irregular surfaces। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने कोई भी एक सॉल्ट लिया या सॉलिड, जैसे कि सोडियम का मेटल ले लो। सोडियम मेटल एक सॉलिड है, आप उसको नाइफ से कट करिए, वो नाइफ से आसानी से कट जाएगा, बिल्कुल स्मूथ कटेगा और वो बिल्कुल प्लेन दिखाई पड़ेगा उसका एज और सरफेस। ठीक है, वहीं पर आप एक ग्लास लीजिए, ग्लास आप उसको कट करने की कोशिश करिए, वो कभी भी रेगुलर नहीं कटेगा। ग्लास अगर आप कट करेंगे तो वो जनरली क्या होता है? इरेगुलर वे में कट होगा, और उसके शेप जो सरफेस होगा वो बिल्कुल शार्प नहीं होगा, वो कैसा रहेगा? अप एंड डाउन रहेंगे, वहां पे रैंडम जिगजैग सरफेस मिलता है हमें, तो इरेगुलर सरफेस हमें देखने को मिलेगा आफ्टर कटिंग।
फिर है ये एक पॉइंट है हीट ऑफ फ्यूजन, ये आप देख के नहीं पहचान सकते, इट्स अ केमिकल प्रॉपर्टी। तो व्हेन दे हैव डेफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब उनको फ्यूज करना मतलब मेल्ट करना, यानी मेल्टिंग पॉइंट जैसी ही बात है यहाँ पर। बट एमॉर्फस सॉलिड का कोई भी डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता। ठीक है, हम ये एनिस्ट्रोपी बाद में सबसे लास्ट में करेंगे, पहले हम बाकी सब कंप्लीट कर दे। नेचर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड, ठीक है, एंड एमॉर्फस सॉलिड्स आर सूडो सॉलिड्स, सूडो सॉलिड और वी कैन कॉल देम सुपर कूल्ड लिक्विड, सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब क्या होता है, जो जब उनको कूल किया जाता है तो वो देखने में सॉलिड जैसे होते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर कैसा होता है, फ्लूइड की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, जब हम लोग न्यू विंडो देखेंगे, घर में जो विंडोज होती हैं उन विंडोज को देखिए न्यू, तो आपको आप बॉटम में देखिए और मिड में देखिए और टॉप में देखिए, आपको हर जगह पे ग्लास का सरफेस बिल्कुल इक्वल यूनिफॉर्म दिखेगा। लेकिन अगर आप किसी पुराने से घर में जाएं जहां पर 10 to 15 ईयर्स हो चुके हैं विंडो को इंस्टॉल किए हुए, तो आप देखेंगे कि वहां पर विंडो को ऑब्जर्व करिए, विंडो के ग्लास को, तो जो उसका टॉप होगा वो काफी थिन होगा और जो बॉटम होगा वो काफी थिक होगा। यानी क्या हुआ है वहां पर, सम ऑफ द ग्लास जो है वो फ्लो किया है। तो ग्लास इज अ सुपर कूल लिक्विड, ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड होता है, तो बॉटम में वो थिक हो जाएगा और जो टॉप है वहां पर वो थिन हो जाएगा। इस तरीके से आपको एक अरेंजमेंट वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में एक लिखा है लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड शॉर्ट रेंज, वो आप यहां से देख सकते हैं। यहां पर देखिए ये जो एटम्स का अरेंजमेंट है, अगर मैं इसको यहां से इस तरह से ऐसे बॉक्स बना लूं ऐसा, तो आप देखेंगे ये चीज आप इनफाइनेटली लॉन्ग रेंज तक ऐसे करते जा सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर आपको इसी तरह से ये अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, इनमें जो एटम का अरेंजमेंट होता है इस तरीके से होता है कि आप दूर, काफी दूर तक क्या कह सकते हो कि पूरे मॉलिक्यूल में सिमेट्रिकल अरेंजमेंट देखने को मिलता है, सिमेट्रिकल। ठीक है, वहीं अगर आप एमॉर्फस सॉलिड को देखेंगे, एमॉर्फस सॉलिड्स आर वेरी शॉर्ट रेंज ऑर्डर, एक या दो एटम या दो या तीन एटम तक सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लेकिन उसके आगे जाएंगे तो अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल रैंडम मिल जाएगा, वो रिपीट नहीं करेगा। तो इनमें जो पैटर्न होता है वो बहुत शॉर्ट रेंज का होता है, मतलब बहुत थोड़ी दूर तक रिपीट करता है, रेगुलरली लॉन्ग डिस्टेंस तक रिपीट नहीं करता है। तो ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड का डिफरेंसेस और उनके बारे में उनकी पॉइंट्स। यही आपको अगर डिफाइन करने को आता है इतने ही पॉइंट्स में आप उसको डिफाइन भी करिए, और अगर आपको डिफरेंशिएट करने को आता है तो इतने ही पॉइंट्स में डिफरेंशिएट करिए। बोर्ड के पेपर में आपको ये डिफरेंशिएट करने को आता है, लाइक आपको 5 पॉइंट्स में डिफरेंशिएट करना होता है। अब हम इसके बाद लास्ट में एक पॉइंट हमने छोड़ा था, उसको एक्सप्लेन करते हैं, एनाइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो ये पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्रिस्टलाइन को। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो हर एक पॉइंट पर सेम नहीं होती। जैसे कि अगर आप यहां पर इसको मैं एक यहां पे अगर लाइन ड्रॉ करूं ऐसा, ठीक है, तो इस पार्टिकल के अराउंड कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी इधर डिफरेंट होगी और वही सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इधर डिफरेंट मिलेगी। तो जब एक ही पार्टिकल, एक ही मॉलिक्यूल का पार्टिकल एक डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी देता है, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, रिफ्रैक्शन, तो ये सारे जो भी चीज है, अगर वो एक डायरेक्शन में डिफरेंट है और दूसरे डायरेक्शन में डिफरेंट है, तो इस तरह की चीज को हम बोलते हैं एन आइसोट्रोपी। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। लेकिन अगर एक पार्टिकल एक डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दूसरे डायरेक्शन में भी अगर वही सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है, तो वी कॉल्ड इट आइसोट्रोपिक इन नेचर, वी कॉल्ड इट आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो ये आपके टोटल 5 to 6 पॉइंट्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। ध्यान रखिएगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको एक रेफरेंस बुक भी अपने साथ रखनी है, मतलब आपको स्टडी भी करना है, तो इसके लिए आपको बेस्ट है जो शॉर्ट में है, कंसाइज है और टू द पॉइंट है, आपको एनसीईआरटी जरूर रीड करना है।
आप लोग इस चैप्टर के लिए कोई टेक्स्ट बुक अदर देन एनसीईआरटी मत रिफर करिए। एनसीईआरटी इज एक्सीलेंट फॉर दिस चैप्टर। आप एनसीईआरटी में पढ़िए, वहां पर एवरीथिंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वहां से पढ़ेंगे, जो चीज मैंने बताया वो सब आपको वहां पर फिर से लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको एनसीईआरटी से जरूर रीड करें, एटलीस्ट इस चैप्टर को तो जरूर रीड करें शुरू से ही, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस चैप्टर। आइसोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक हो गया, ये हमारे क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड का डिफरेंस हो गया। ठीक है, लेकिन ज्यादातर सॉलिड जो होते हैं वो नेचर में अगर आप आसपास अपने ऑब्जर्व करेंगे तो मैक्सिमम सॉलिड किस टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के। तो एक्चुअली ये चैप्टर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर हम लोग किसके लिए पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर है आपका क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ही। इनके अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इनका एग्जाम्पल क्या लोगे आप, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल आप जानते हैं, डायमंड, क्वार्ट्ज, जो स्टोन्स वगैरह होते हैं ना, ऑल आर क्रिस्टलाइन। या फिर NaCl सॉल्ट ले लो, NaCl, KCl, सोडियम मेटल, सिल्वर मेटल, ये सब क्या है, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कैटेगरी में आते हैं। एमॉर्फस सॉलिड के लिए बेस्ट एग्जांपल आपने दिमाग में आप रखिए, जो आपको हमेशा यूज में आएगा, दैट इज योर ग्लास। इसको आप हमेशा याद रखिए, इससे आप हमेशा इसको कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे, हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन देम इनटू 4 कैटेगरीज। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उनके बेसिस पे उनको फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। क्या है वो 4 कैटेगरीज? सबसे पहला है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो वो एक एक करके हमें वो सारी प्रॉपर्टी स्टडी करनी है। तो मैंने उसको यहाँ पर एक जगह टेबुलर फॉर्म में लिया हुआ है, तो हम एक ही टेबल में उसको कंपेयर करते हुए करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और मैंने बताया रेफरेंस के लिए आप एनसीईआरटी जरूर रीड करें सभी लोग, एटलीस्ट मेंस और नीट और महाराष्ट्र सीईटी, ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं इनके लिए आपको एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ, आपको इसके बाहर नहीं जाना है। चलिए अब ये आपके देखिए टाइप्स ऑफ सॉलिड्स दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कौन सा है, एग्जाम्पल, उनका फिजिकल नेचर कैसा है, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और उनका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर कंपेयर किया गया है एक एक करके। सबसे पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड में यहाँ पर आपको 3 टाइप्स के सॉलिड बताए गए हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्चुअली ये जो नॉन पोलर और पोलर है, इट इज नथिंग बट एक्चुअली जो आपने कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी थी, कोवेलेंट बॉन्डिंग आपको पता है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर पोलर एंड नॉन पोलर। तो जो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं वही यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाते हैं, और जो नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक H2Cl2, F2I2, Br2, ये सारे आपको क्या बना के देंगे, नॉन पोलर सॉलिड्स। ठीक है, तो नॉन पोलर सॉलिड्स क्या, ये तीनों ही आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि इनमें एक फोर्स कौन सा लगता है, डिस्पर्जन फोर्स। डिस्पर्जन फोर्स बोलिए, लंडन फोर्स फोर्स बोलिए, या फिर आप इसको वॉन्डरवॉल फोर्स भी कह सकते हैं। और ये इसके एग्जाम्पल क्या है, जितने भी नोबल गैसेस हैं, ऑल नोबल गैसेस कम्स इनटू दिस कैटेगरीज। एक्चुअली वो गैस है। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली आपको नॉन पोलर सॉलिड बहुत रेयरली ऑब्जर्व होगा, क्योंकि वो गैस होते हैं तो उनको सॉलिडिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। दे आर, अगर उनको बनाया भी तो दे आर सॉफ्ट इन नेचर, और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते, दे आर इंसुलेटर। इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, बहुत थोड़ा सा ही, हल्का सा ही आपने टेम्परेचर, बल्कि टेम्परेचर होता ही नहीं है, माइनस में टेम्परेचर होता है तब जाके ये सॉलिड बनते हैं। तो अगर आपने माइनस टेम्परेचर को हल्का सा भी चेंज किया तो ये वापस लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। फिर दूसरा आपका पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल मैंने बताया जिसमें भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जैसे HCl, SO2, तो इन सब के साथ में क्या होगा कि ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है इनमें।
डाइपोल डाइपोल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, H और H प्लस और Cl माइनस चार्ज आता है ड्यू टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पर डाइपोल्स क्रिएट हुए। तो वो डाइपोल और डाइपोल के बीच में जो अपोजिट डाइपोल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसी को बोला गया है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये भी सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, ये भी इंसुलेटर होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूलर सॉलिड आपको पढ़ना है वो ये वाला पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड जितने भी हैं, जैसे कि आइस, या फिर आप कह सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप किसी भी उसमें लेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में लेते हैं, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के डाइमराइज हो जाता है। ठीक है, जब आप उसको या सॉलिडिफाई करेंगे तो भी वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एल्कोहल्स को आप सॉलिडिफाई करिए, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और ये जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, दे आर ऑल्सो इंसुलेटर, एंड इनके भी मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। ठीक है, तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बेस्ट एग्जांपल जो आपको याद रखना है, आइस है। हो गया? हाँ सर। ठीक है, इसके बाद ये पैराग्राफ नहीं भी लिखोगे चलेगा, बस ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन अब एक एक साथ में करते जाओगे तो अच्छा रहेगा। तो हमने सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड किया है। मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद आता है आयनिक सॉलिड। यही सबसे ज्यादा हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। आयनिक सॉलिड, हमारा जो पूरा सॉलिड स्टेट है इसी के राउंड एंड राउंड चलेगा, आयनिक सॉलिड्स के। आयनिक सॉलिड में आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसमें आयंस होते हैं लाइक NaCl, Na प्लस एंड Cl माइनस। इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, एग्जाम्पल NaCl, MgO, जिंक सल्फाइड, CaF2, दे आर हार्ड बट ब्रिटल इन नेचर। They are insulator in solid state but conductor in molten state or in aqueous state। और इनका melting point क्या होता है, high melting points होता है। तो ये पॉइंट सब आपको याद रखने पड़ेंगे आयनिक सॉलिड्स के लिए। थर्ड होता है मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड्स नाम से ही पता चल रहा है ये कौन से सॉलिड होंगे, जो प्योरली मेटल होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब क्या है, ये सब मेटल्स हैं। तो इन सब मेटल्स के अंदर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन सा होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। ठीक है, और इनमें इनका अरेंजमेंट कैसा रहता है, इनमें पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इस लाइन का मतलब समझते हो आप? देखिए, जैसे सोडियम का एग्जांपल लीजिए। सोडियम एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, तो इसकी टेंडेंसी होती है कि इट विल लूज इलेक्ट्रॉन इजिली। और ये क्या करता है, सोडियम मेटल के अंदर ईच सोडियम एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Na+। ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रॉन वहां पर लूज होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को ही यहाँ पर बोला गया सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और वहां पर इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन कहां से आया था, सोडियम मेटल से आया था। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वहां पर क्या बनेगा, सोडियम आयन, पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन। तो वही बोला गया है वहां पर कि पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ये अरेंजमेंट होता है एक मेटल का। ठीक है, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। एंड दे आर गुड कंडक्टर, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। और ये हार्ड होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तो ये हमारा थर्ड टाइप का सॉलिड है। लिटिल अमाउंट में सबसे ज्यादा हमें आयनिक सॉलिड पढ़ना है और लिटिल अमाउंट में मेटालिक सॉलिड्स पढ़ने हैं। फिर थर्ड आता है हमारे पास कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स को सिंपल समझिए कि वो कंपाउंड्स जो कोवेलेंट बॉन्ड रखते हैं और वहां पर उन कंपाउंड्स के अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, जैसे कि डायमंड, कार्बन, क्वार्ट्ज, ये सब क्या होते हैं, इनमें एक ही सिंगल स्ट्रक्चर अपने आप को रिपीट करता है और लॉन्ग चेन बनाता है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। जनरली जो कोवेलेंट सॉलिड है ना, इसको लोग मिक्स अंडरस्टूड करके, ये जो हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड में नॉन पोलर और पोलर बताया, उन दोनों को मिक्स कर देते हैं। एक्चुअली ये नॉन पोलर और पोलर सॉलिड जो है, ये दो चीजें हैं। ये नॉन पोलर कोवेलेंट और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। लेकिन जो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं, दिस इज एक्चुअली पॉलीमरिक सॉलिड।
ऐसे सॉलिड जो एक मॉलिक्यूल नहीं होता है, वो कई मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर होता है, उसको बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। जैसे कि डायमंड, आपको पता है कि डायमंड कार्बन का एलोट्रोप है, तो कार्बन के 1 एटम नहीं होते वहां पर, कार्बन के n नंबर ऑफ एटम्स वहां पर कलेक्टिवली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जो है ग्रेफाइट, वो भी वहां पर क्या होता है, कार्बन के n नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। और डायमंड और ग्रेफाइट के जैसा ही कंपाउंड होता है ये SiC, कार्बोरंडम बोलते हैं इसको, सिलिकॉन कार्बाइड। इट इज ऑल्टरनेट ऑफ डायमंड। डायमंड बहुत कॉस्टली होता है, तो इट इज ऑल्टरनेट ऑफ डायमंड। कौन सा कंपाउंड, किसको मैं बोल रहा हूं, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, ये डायमंड का ऑल्टरनेट है। वैसे ही होता है आपका एल्यूमिनियम नाइट्राइड, लेकिन ये डायमंड का ऑल्टरनेट नहीं है। SiC के बारे में ध्यान रखिएगा, ये इसकी जो हार्डनेस होती है ये बिल्कुल डायमंड से रिजेंबल करती है। तो जहां जहां पे हम लोग जिस पर्पस में डायमंड यूज करते थे, एक्सेप्ट ऑर्नामेंट, ज्वेलरी बनाने के अलावा हम लोग डायमंड को किस पर्पस में यूज करते थे, डायमंड को हम लोग आई सर्जरी में यूज करते हैं, रेटिना को कट करने के लिए, फाइनली जहां पे कट करना, ग्लास कट करने के लिए यूज किया जाता है, वहां पर अर्थ में ड्रिल करने के लिए यूज किया जाता है, स्टोन्स वगैरह में। इन सारे पर्पज में हम लोग डायमंड को यूज कर, डायमंड इज अ वेरी कॉस्टली, तो डायमंड को रिप्लेस किया गया है किससे, सिलिकॉन कार्बाइड। इसका कॉमन नेम होता है कार्बोरंडम। ठीक है। और दे आर हार्ड एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट और रिमेनिंग ऑल एग्जांपल्स आर हार्ड। तो ये भी हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। और इनका बिहेवियर कैसा रहता है, दे ऑल आर इंसुलेटर एक्सेप्ट ग्रेफाइट। आपको पता है ग्रेफाइट कंडक्शन शो करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा सा याद हो तो ग्रेफाइट फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से वो कंडक्शन शो कर सकता है। और मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखेंगे तो इन सब का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो ये हमारे ऑल टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो गए। इनको भी फटाफट ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिखिएगा, क्योंकि ऐसे याद करना आसान है एज कंपेयर टू कि अगर मैं इन पे सब पे एक एक पैराग्राफ लिखा दूंगा, कोई मतलब नहीं है। आपको मैंने बोला है रेफरेंस के लिए आपको एनसीईआरटी रीड करना है, तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स। नेक्स्ट हेडिंग है आपका क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो एक रेगुलर होता है और कॉन्टिन्यूसली रिपीट करता है। ठीक है। if the three-dimensional arrangement of constituent particles in a crystal is represented diagrammatically, in which each particle is depicted as a point, each particle depicted as point, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, each particle depicted as a point। अब ये पार्टिकल क्या हो सकता है, ये एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड। And this whole arrangement is called, this arrangement is called crystal lattice. This whole arrangement is called crystal lattice. Thus a regular three-dimensional arrangement of points in space is called crystal lattice. थ्री डायमेंशनल स्पेस में एटम्स का जो रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न होता है उसी को हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो आपके सामने ये क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है, जो ग्रीन कलर से दिख रहा है यही है क्रिस्टल लैटिस। आप ये जो एक यहाँ पे रेड कलर का बना हुआ है, ये यही रेड वाला पार्ट कॉन्टिन्यूसली देखिए रिपीट कर रहा है, यही यहाँ पर है, यही इधर है, यही इधर है, यही नीचे है, यही ऊपर भी होगा, हर चारों तरफ यही वाला पैटर्न रिपीट कर रहा है। तो इसी वजह से जो ओवरऑल ज्योमेट्री मिलती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का क्रिस्टल लैटिस डिफाइन करने को आता है, तो आपको ये पैराग्राफ वहां पे बताना है और इफ पॉसिबल ये डायग्राम बना के दिखा सकती है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है देयर आर ओनली 14 पॉसिबल थ्री डायमेंशनल लैटिस एंड दीज आर कॉल्ड ब्रेवियस लैटिस। There are 14 three-dimensional lattice and these are called Bravais lattice। हमारे पास टोटल कितने क्रिस्टल लैटिस हैं, 14।
क्लियर? अच्छा, अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, किसके? क्रिस्टल लैटिस के। each point in a lattice is called lattice point और lattice site। ये जो आपको डायग्राम में ये जो यहाँ पे ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये सब इन्हीं को क्या बोला जाता है? लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है, ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। हर एक पॉइंट जो है वो किसी पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो ये मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपका यहाँ पर ये कोवेलेंट सॉलिड हुआ तो ये यहाँ पर एक मॉलिक्यूल हो सकता है। अगर ये यहाँ पे मॉलिक्यूलर आयनिक सॉलिड हुआ तो ये आयन हो सकता है। अगर ये मेटालिक सॉलिड हुआ तो ये मेटल हो सकता है। समझा? थर्ड पॉइंट, lattice points are joined by straight line to bring out the geometry of lattice। जब आप इन लैटिस पॉइंट को इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो आपको वहां पर एक उस पूरी लैटिस की एक ज्योमेट्री दिखती है। जब आप इस लैटिस पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन करते हैं, जैसे आपके सामने जो लैटिस बना है ये क्यूब टाइप का है। ये कैसा है? क्यूबिकल है, क्यूब टाइप का है। तो ये क्यूबिकल लैटिस आपके सामने दिख रहा है। तो ये कैसे मिला? जब हमने इन लैटिस पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये देखिए हमारे सामने एक क्यूब बन के सामने आ गया। समझा? ये सारी हाँ इंफॉर्मेशन क्रिस्टल लैटिस के रिगार्डिंग पूरा अच्छे से नोट करिए। चलिए ठीक है, अगर कुछ मिस हो जाएगा तो मैं क्लास के बाद ये शेयर भी कर दूंगा आपको। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग इज यूनिट सेल। अभी हमने ऊपर जो देखा वो क्या था? वो था क्रिस्टल लैटिस। अब हम लोग नीचे क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट इज यूनिट सेल। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस विच when repeated in different directions generates entire lattice। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको देखिए, यहां पर ये जो रेड कलर में दिख रहा है इसको ही आप बोलेंगे यूनिट सेल। अब यही यूनिट सेल बैक साइड पे, टॉप, बॉटम, एवरीवेयर जब रिपीट कर रहा है तो आपको जो ओवरऑल लैटिस देखने को मिलता है उसी को आप क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। तो अगर आप पॉलीमर का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो पॉलीमर और मोनोमर दो चीजें होती है। मोनोमर जब कॉन्टिन्यूसली रिपीट करता है तो हमें क्या देता है? पॉलीमर देता है। तो पॉलीमर इज सेम एज क्रिस्टल लैटिस एंड मोनोमर इज सेम एज यूनिट सेल। अब यूनिट सेल की कुछ प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज होती है? पहला, its dimensions along three edges A, B, C, these edges may or may not be mutually perpendicular। जैसे आपके सामने ये एक यूनिट सेल बना हुआ है, तो इसमें जो लेंथ, विड्थ और हाइट है उनको A, B, C से डिनोट किया गया। लेंथ, विड्थ और हाइट, और उनके बीच का जो एंगल है वो क्या है? अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट किया गया। अब ये सारे लेंथ सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्रिस्टल। फिर दूसरा पॉइंट है एंगल बिटवीन द एजेस अल्फा, बीटा एंड गामा। दस अ यूनिट शेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द 6 पैरामीटर। ये जो अल्फा, बीटा, गामा है, ये जो एजेस हैं ए, बी, सी, उनके बीच के एंगल को डिनोट कर रहा है। अल्फा जो है वो बी और सी के बीच का एंगल है, बीटा ए और सी के बीच का एंगल है, और गामा ए और बी के बीच का एंगल है। तो कुल मिला के किसी भी यूनिट सेल के कितने पैरामीटर होते हैं? Each unit cell has 6 parameters A, B, C, length, width and height, और अल्फा, बीटा, गामा एंगल बिटवीन देम। लेंथ विड्थ के बीच में विड्थ, और हाइट के बीच में हाइट, और लेंथ के बीच का जो एंगल है उसी को अल्फा, बीटा, गामा बोला गया। तो टोटल ये 6 पैरामीटर होते हैं जिनके बेसिस पर किसी भी क्रिस्टल लैटिस को क्लासिफाई किया जाता है। तो ये यूनिट सेल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन एक बार जल्दी से कंप्लीट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमने ऊपर बताया था कि इट हैज 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस नेम एज ब्रेवियस लैटिस। तो वो टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। वी हैव 7 क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोमोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक। अगर आपको याद करना है तो इनका एक शॉर्टकट मैं जिससे मैं याद रखता हूँ बता देता हूँ। सी टॉर HMT,
C for cubic, T for tetragonal, O for orthorhombic, R for rhombahedral, H for hexagonal, M for monoclinic and T for triclinic. C और HMT, ठीक है। तो इसमें आप चाहो तो इनको उसी ऑर्डर में नोट करिए, सी और HMT के ऑर्डर में, तो आपको समझने के लिए भी आसान हो जाएगा। तो देखिए ये क्रिस्टल सिस्टम है, ये लैटिस नहीं है, ठीक है, ये लैटिस नहीं है, ये सब क्या है, क्रिस्टल सिस्टम है। कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 7। और हर एक क्रिस्टल सिस्टम में, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर दिखेगा, क्यूबिक वाले को देखते हैं। क्यूबिक वाले में जो लेंथ, विड्थ और हाइट है सब इक्वल होता है और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो इसमें टोटल 3 टाइप्स के यूनिट शेल देखने को मिलते हैं, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी एंड एफसीसी। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ये सब क्या होता है, तो अभी बस आप ये जस्ट नाम देख लीजिए। तो क्यूबिक टाइप में कितने यूनिट शेल मिले, 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स के यूनिट शेल है, मतलब कितने टाइप के यूनिट लैटिस बन सकते हैं, 3 टाइप्स के लैटिस बन सकते हैं। यहां पर 2 टाइप, 3 + 2 5, फिर ये 4 9 और ये वाला 10 और फिर ये 2 12 और ये दोनों 14। इतने टाइप के देखिए, ये है आपका लैटिस के लिए बताने वाला और ये बताता है क्रिस्टल सिस्टम, और ये उनकी कंडीशंस दी गई हैं। ये जो टेबल आपके सामने दिख रही है, ये आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, हर बोर्ड की बुक में ये टेबल रहती है। अब इस टेबल पे आजकल, पहले इससे क्वेश्चन कभी नहीं आता था, पहले जेई में इससे क्वेश्चन कभी नहीं आता था, बट अभी क्या हो गया है कि पेपर इतने ज्यादा होने लग गए हैं, तो क्वेश्चन बनाने का स्कोप नहीं बच रहा है टीचर के पास, तो वो लोग इससे क्वेश्चन अब बनाने लग गए हैं। कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, ये जो एग्जाम्पल लिखे है ना, लाइक पूछ देगा केसीएल, केसीएल किस टाइप का क्रिस्टल बनाता है, या फिर पूछेगा टिन, टिन कैसा क्रिस्टल बनाता है, या फिर आपसे पूछ सकता है सोडियम नाइट्रेट का क्रिस्टल कैसा हो सकता है, सोडियम नाइट्रेट का यूनिट शेल कैसा होगा। इस तरह से आपको यहाँ पर ये सब नेम दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर S स्टैंड फॉर SC, ठीक है, 20 और BC लिखा है तो मतलब BCC, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है F फॉर FCC, और E फॉर एंड सेंटर्ड, EC मतलब एंड सेंटर्ड। तो SC सिंपल क्यूबिक, BCC बॉडी सेंटर्ड, FC फेस सेंटर्ड और EC एंड सेंटर्ड। ये 4 टाइप के बेसिक यूनिट शेल होते हैं, और उन्हीं को यहाँ पर अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम में अलग अलग टाइप ऑफ यूनिट शेल मिलते हैं, और ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये आपको टेबल नोट करने की जरूरत नहीं है, आपकी अपनी बुक में भी ये टेबल बहुत अच्छे से बनी है, आप एक पेज छोड़ दीजिए, बाद में उससे आप नोट कर लीजिएगा, समझा। और एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम्पल पर, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल सिस्टम में कितने टाइप ऑफ यूनिट शेल है और कौन सी यूनिट शेल है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल सिस्टम में लेंथ, विड्थ, हाइट और एंगल्स का क्या रिलेशन है। इतने टाइप के क्रिस्टल क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं। तो नॉर्मली देखा जाए तो इसको याद करने में थोड़ा सा पेनफुल है, लेकिन जब आप इसको पार्ट्स में करेंगे, लाइक एक दिन में आपने सिर्फ क्यूबिक पढ़ा, क्यूबिक प्रिपेयर किया, फिर अगले वीक में, अगले डे में टेट्रागोनल, एक दिन में एक क्रिस्टल सिस्टम को पढ़िए और उसी को 2-3 बार रीड करिए। यही चीज आप पूरे वीक करिए, 7 डेज में आपको ये 7 क्रिस्टल सिस्टम बहुत अच्छे से याद होंगे। यानी जब तक हमारा ये सॉलिड स्टेट चैप्टर खत्म होगा, एवरी डे आपको एक क्रिस्टल सिस्टम्स की कंडीशंस पढ़ना है पूरा, यानी उसका लेंथ, विड्थ, हाइट, उसका टाइप ऑफ यूनिट शेल और उसका एग्जाम्पल। एक दिन में एक क्रिस्टल सिस्टम, आपको ये जब तक हमारा सॉलिड स्टेट खत्म होगा तब तक ये आपको अच्छे से सब याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे एक दिन बैठ के हम इन सबको एक साथ याद करेंगे ना, तो जब आप एक साथ याद करेंगे तो आप याद कुछ नहीं करेंगे, आप सब मिक्स कर देंगे। तो अगर आप मिक्स करने से बचना चाहते हो तो आप यहाँ पर इस चीज को ट्राई करके देखिए जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसको रख दूंगा तो फिर आपका दिमाग बंद हो जाएगा। हेडिंग डालिए, अब यहाँ से आपको प्रॉपरली पेन चलाना है और दिमाग चलाना है। हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूब्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूब। देखिए इस चैप्टर में आपको, वैसे तो मैंने आपको 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बताए, बट आउट ऑफ दिस 7 क्रिस्टल सिस्टम हमें कौन सा स्टडी करना है, क्यूब। हमें 2 एक्चुअली स्टडी करने हैं। जेई मेंस और नीट के लिए आपको सिर्फ क्यूब पढ़ना है,
और एडवांस के लिए और केवीपीवाई के लिए आपको हेक्सागोनल भी पढ़ना है। दो हम लोग यहाँ पर यूनिट सेल स्टडी करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर आपको क्यूब के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए पहले एक जरा क्यूब बना लेते हैं। एक क्यूब बना लेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। चलिए, थोड़ा सा टेढ़ा है, चलेगा। तो ये आपका एक समझ लीजिए क्यूब है जो मैंने आपके सामने बनाया है, ठीक है। हमें क्यूब के बारे में हर एक चीज जाननी है। तो अगर आपको क्यूब समझने में दिक्कत है, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। या तो अपने सामने कोई एक अच्छी सी थिकनेस वाली बुक रख लीजिए, ठीक है। या फिर आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम को ही आप एक क्यूब एज्यूम कर लीजिए और आपको सब दिख जाएगा उसमें, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी कॉर्नर्स इन अ क्यूब? एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स हैं, बताइए। एक क्यूब में कितने कॉर्नर हैं? इस क्यूब में कितने कॉर्नर्स हैं? कॉर्नर इनको बोला जाता है। ऑल दीज पॉइंट्स आर कॉर्नर्स, इनको बोला जाता है कॉर्नर। तो एक क्यूब टाइप के यूनिट सेल में कितने कॉर्नर्स हैं, काउंट करिए सभी लोग। सर 8। 8 कॉर्नर है, परफेक्ट। ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, जैसे आपको अपना नाम याद है ना, ये बिल्कुल वैसे ही याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हाउ मेनी एजेस इन क्यूब? एक क्यूब में टोटल कितनी एज हैं? जरा देखिए, एज क्या मतलब, ये जो है लाइंस, कितनी लाइंस है, काउंट करिए टोटल। बहुत सिंपल है, आपको डायग्राम में भी देख के आप, ऊपर 4 है, नीचे 4 है, और ये 1 2 1 2 ये 4 है। टोटल कितनी है? 12 एजेस होती है। अच्छा, इसके बाद अब बताइए यहाँ पर हाउ मेनी फेसेस इन क्यूब? एक क्यूब में कितने फेस होते हैं? एक फेस तो ये आपके सामने दिख रहा है, ऐसे कितने फेस है यहाँ पर? कितने? सर 6। 6, बिल्कुल सही। हियर टोटल नंबर ऑफ फेसेस इज 6, ठीक है। ये तो बेसिक चीज है, हमने कॉर्नर, एज और फेस को देखा। इसके बाद बताइए इसके अंदर कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? हाउ मेनी बॉडी डायगोनल इन क्यूब? एक क्यूब के अंदर कितने बॉडी डायगोनल हो सकते हैं? अगर आप नहीं समझ सकते तो आप अपने रूम को ऑब्जर्व करिए। बॉडी डायगोनल किसको बोलते हैं? जैसे ये एक कॉर्नर है टॉप वाला और ये बॉटम कॉर्नर है, जब आप इनको मीट कराते हैं ना तो इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। तो ऐसा आप इस वाले कॉर्नर से इसको मीट कराओगे, इस वाले से इसको मीट कराओगे, ये वाले से इसको मीट कराओगे और ये वाले से इसको। या फिर अपने रूम में देखिए, एक वहां से आएगा, एक उधर से, एक इधर से और एक यहाँ से। टोटल कितने बॉडी डायगोनल बन रहे हैं इन अ क्यूब? सर 4। 4 बॉडी डायगोनल इन अ क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हाउ मेनी बॉडी सेंटर इन अ क्यूब? और बॉडी सेंटर होता क्या है पहले तो ये भी पता होना चाहिए। हाउ मेनी बॉडी सेंटर इन अ क्यूब? तो जो बॉडी डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग बॉडी सेंटर। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी भी सिस्टम में कितनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है? सर 1। 1। और अगर आपको ऐसे नहीं बताना है तो आप ऐसे बता दीजिए, ये सारे डायगोनल जिस एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं ना, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग बॉडी सेंटर। और वो सारे डायगोनल एक ही पॉइंट पे कट करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको बताना है कि हाउ मैनी फेस डायगोनल इन क्यूब? रुचित, बताओ जरा, हाउ मेनी फेस डायगोनल इन क्यूब? 1 मिनट सर। सर 12। 12।
बिल्कुल सही। सब किसी को कोई कंफ्यूजन है इस 12 के नंबर में? एक फेस में देखिए टोटल 2 फेस डायगनल है, तो ऐसे टोटल 6 फेस है। 6 इंटू 2 12 फेस डायगनल्स होंगे। अच्छा, हाउ मेनी फेस सेंटर इन क्यूब? 6. करेक्ट। जितने फेस होंगे उतने ही फेस सेंटर भी होंगे वहां पर। और फेस सेंटर कैसे डिटरमाइन होता है? फेस डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है उसी को बोला जाता है फेस सेंटर। समझा? यहां हाँ तक सर. कोई डाउट किसी को? इसके बाद आता है ऑल्टरनेट फेस सेंटर और ऑल्टरनेट फेस सेंटर और इसी ऑल्टरनेट फेस सेंटर को हम लोग बोलते हैं एंड सेंटर इन क्यूब। कितने होंगे? देखिए ये वाला मैं बता देता हूं। किसी भी एक को ले लीजिए, चाहे आप हॉरिजॉन्टल लेना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल लीजिए, वर्टिकल लेना चाहते हैं वर्टिकल। मैं सामने सामने की वॉल्स को ले रहा हूं। अपने रूम को देखिए, अगर आप अपने रूम को ऑब्जर्व करेंगे, आपके रूम की एक साइड की वॉल है, उसका ऑल्टरनेट वॉल कौन सा होगा? ऑल्टरनेट फेस। एक अगर आप इसको लेते हैं तो एक वॉल आपको स्किप करनी है, टॉप या फिर बॉटम, कोई भी एक स्किप कर दीजिए, तो उसका ऑल्टरनेट क्या आएगा? सामने वाली वॉल। तो किसी भी फेस का ऑल्टरनेट फेस क्या होता है? उसके जस्ट सामने वाला फेस। किसी भी साइड से देखिए, चाहे तो आप ऐसे आइए, तो ये वाला अगर फेस आप लेते हैं तो ये साइड वाला फेस जो है इसको स्किप करोगे और फिर ये फेस आ जाएगा। अगर आप टॉप से आते हैं तो टॉप वाले को स्किप करोगे और सामने आ जाओगे, बॉटम से आओगे तो भी वैसे ही, राइट से आओगे तो भी वैसे ही। तो ऑल्टरनेट फेस कितने होते हैं क्यूब में? एक क्यूब में टोटल ऑल्टरनेट फेस सेंटर होते हैं 2। यानी केवल कोई 2 फेस ऐसे हैं जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑल्टरनेट हो सकते हैं। तो इसको अगर आप बेस्ट देखना चाहते हो, अपने रूम में आप किसी एक वॉल को पिक कर लीजिए, उस वॉल की ऑल्टरनेट वॉल देखिए, किसी भी डायरेक्शन से, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कहीं से भी, आपको एक ही सामने वाला फ्रंट फेस मिलेगा। तो वो जो सामने वाले दोनों फ्रंट फेस के सेंटर हैं उन्हीं को ही बोला जाता है एंड सेंटर और ऑल्टरनेट फेस सेंटर। और एक क्यूब में कितने ऑल्टरनेट फेस सेंटर होंगे? ऑलवेज 2, 2 से ज्यादा नहीं। समझा? बोलिए। हाँ सर. चलिए, तो ये मैंने तो आपको क्यूब के बारे में अभी सिर्फ क्यूब का इतना पॉइंट बताया जो आप देख के बता रहे हैं। अब आते हैं विजुअलाइजेशन वाले पॉइंट पे। पहला विजुअलाइजेशन का पॉइंट है ईच कॉर्नर एटम, ईच कॉर्नर एटम is shared among how many cubes? अगर आप एक क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस लेते हैं जिसका ये एक यूनिट सेल है, तो आपको बताना है कि ये एक कॉर्नर, कोई एक कॉर्नर, ये वाला जो कॉर्नर है, लाइक आप इसको टारगेट करो। मैं इसको एक कलर रेड भी कर देता हूं, इसका ये वाले कॉर्नर को टारगेट करो। आपको बताना है ये कॉर्नर एक तो इस क्यूब में है, ऐसे ही कितने और क्यूब से शेयर्ड होगा इन अ यूनिट सेल? ये आप मुझे सोच के बताइए। सर क्वेश्चन रिपीट करिए. मेरा क्वेश्चन है कि दिस कॉर्नर इज शेयर्ड among हाउ मेनी क्यूब्स इन अ लैटिस, क्यूबिकल लैटिस। आपको पता है क्यूबिकल लैटिस में यही जो क्यूब है, यही लेफ्ट राइट टॉप बॉटम बैक फ्रंट हर जगह यही रिपीट होता है, तो ओवरऑल आपको क्रिस्टल लैटिस मिलता है। ये एक यूनिट शेल है, तो इस यूनिट शेल के जैसे इसके पीछे भी क्यूबिकल यूनिट शेल है, इसके आगे भी है, इसके लेफ्ट में भी है, इसके राइट में भी, इसके टॉप में भी और इसके बॉटम में भी। तो आपको बताना है कि ये वाला कॉर्नर कितने क्यूब में शेयर्ड हुआ है या कितने क्यूब में कॉमन है? बोलो। 8. 8. 8। किसी को इस 8 नंबर में डाउट है?
इसका आंसर है 8। इसका आंसर है 8। ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड अमंग हाउ मेनी क्यूब्स? 8। अब देखिए कैसे, एक तो आपको ये क्यूब तो दिख ही रहा है, ठीक है। अब एक इसके ये वाली जो एज है, इसके इधर साइड पे भी तो एक क्यूब आप बना सकते थे, है ना? 2 क्यूब हो गए। फिर उसके बाद ये जो सामने वाला फ्रंट फेस ये दिख रहा था, ये वाला फेस, ये वाला, इसके भी तो, इसको भी टच करता हुआ एक क्यूब हो सकता है, ठीक है। और ये कितने क्यूब हुए? 1 2 3, और इन तीनों के अलावा एक 4th क्यूब और होगा वहां पर। अगर आप समझने में दिक्कत होती है तो आप 4 बुक्स लाइए, 4 बुक्स, और उन 4 बुक्स को ऐसे आमने सामने रख दीजिए ज्वाइन करके। तो आप देखिएगा कि एक जब आप चारों तरफ से रखेंगे तो एक कॉर्नर टोटल 4 के साथ कॉमन है, ठीक है। अब उन्हीं बुक्स के ऊपर सेम 4 बुक्स और रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि यही वाले कॉर्नर पे जो ये वाला है, 4 ऊपर है और 4 नीचे, टोटल 8 क्यूब में ये कॉमन होता है, टोटल 8 क्यूब में। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बुक्स को अपने पास रखिए, आप जल्दी सीख जाओगे, बुक को देख के जल्दी ऑब्जर्व कर लोगे। किसको आप में से नहीं समझ में आया कि ये 8 क्यूब है? बोलिए, आप में से किसको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसमें से टोटल 8 क्यूब में ये शेयर्ड है? जिसको नहीं समझ में आ रहा बोलो यार फ्रैंकली, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझ पाओगे ना, मैं बता रहा हूँ इस पूरा चैप्टर इसी के राउंड एंड राउंड घूमता है, तो आपको बताना पड़ेगा, तभी मैं उसके लिए कुछ आपको अदर डिफरेंट वे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। सामने होते तो मैं तो आपको फटाफट दिखा देता, तो मेरे लिए इतना बड़ा काम नहीं, लेकिन अभी मुझे सामने ना रहते हुए आपको विजुलाइज कराना है। बोलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है? सबको समझ में आ नहीं गया? सर, क्लियर है। हाँ सर, क्लियर। चलिए ठीक है, गुड। तो ये हमने कॉर्नर हो गया। अब मुझे ये बताओ कि ईच फेस is shared among how many cube? सोचिए, मैं आपको बाकी के क्वेश्चन भी सोचने के लिए दे देता हूं। ईच एज is shared among how many cube? कौन बताएगा? जिसको भी इनके आंसर्स मिल जा रहे हैं बता दे, बोल डाले। करेक्ट। और इसका? सर ऊपर पहला वाला 1 है। हाँ, क्या है पहले वाले का? सर फेस 1 है। सर मेरे को 2 लग रहा है। 1 नहीं होगा, 1 तो गलत है। 1 कैसे हुआ? सर आपका 2 एक होगा फेस ना? है। हाँ 2 होगा। अगर आप एक रूम के अंदर है, आपने रूम को एक साइड की वॉल देखी है, उसके बगल में भी तो एक और रूम होगा, उसी वॉल से, उसी सेम वॉल से टच, उसी सेम वॉल से टच एक और रूम भी तो हो सकता है ना। तो ईच फेस इज शेयर्ड बिटवीन 2 क्यूब्स। हर एक फेस 2 क्यूब में शेयर्ड हो सकता है, मैक्सिमम 2 क्यूब में। फर्स्ट वाले का आंसर 2 है। एज का बताइए, एज का? 4। करेक्ट। अगर आपको एज देखना है तो अपने रूम की एक वर्टिकल लाइन को देख लीजिए। अब जिस एक रूम तो वो हो गया जिसमें आप बैठे हैं, एक उसके सामने वाली वॉल के पीछे वाला रूम, एक आपके बगल वाली वॉल के पीछे वाला रूम, और जो एक सामने वाली वॉल्स के बैक साइड वाला रूम है, उसके भी नेक्स्ट में एक रूम होगा। इन 4 रूम के बीच में ये कॉमन होगा। तो अगर आप एक बुक रखेंगे तो एक बुक आप एक उसी सेम एज को टच करते हुए एक बुक रखेंगे, एक इधर से रखेंगे और एक इधर से,
टोटल कितनी बुक्स रख सकते हैं हम लोग? 4 बुक्स रख सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। चलिए, तो यही सारे पॉइंट्स मुझे आपको खाली बताने थे क्यूब के लिए। ये जितनी चीजें मैंने अभी आपके सामने बोली है, ये सब एकदम आपको बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो आप करने वाले हो आगे, वो पूरा का पूरा इन्हीं चीजों पर बेस्ड है। वो जितनी भी क्वेश्चन आप करने वाले हैं, वो सब का सब किस चीज के ऊपर बेस्ड है? इसी पर बेस्ड है। क्लियर है? ठीक है, चलिए हाँ सर। अब इसके बाद यहां से अब हम लोग चैप्टर, अब हम एक्चुअली आपको चैप्टर पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो हमने बताया कि हमें इस चैप्टर में हमने आपको 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बताए हैं। आउट ऑफ सेवन ओनली हमें 2 टाइप्स के क्रिस्टल स्टडी करने हैं, क्यूब एंड हेक्सागन। तो अभी जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा पिछले 2 क्लास तक, नेक्स्ट 2 क्लास तक, वो सब क्यूब के राउंड एंड राउंड चलेगा। ठीक है, 3rd क्लास के बाद से क्यूब और हेक्सागन दोनों इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बट अभी सिर्फ क्यूब के अकॉर्डिंग है। तो सबसे नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ यूनिट शेल। हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। कितने टाइप के यूनिट शेल होते हैं? तो बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ यूनिट शेल। फर्स्ट, primitive unit shell। primitive unit cell, ठीक है। और ये प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होता है, ये भी फर्दर डिवाइड हो जाता है। ये कितने टाइप का होता है? ये केवल एक ही टाइप का होता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर में सिर्फ एक ही टाइप की यूनिट सेल आती है, दैट इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्ट में इसको हम लोग लिखते हैं SCC। शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट शेल और प्रिमिटिव यूनिट शेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट शेल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इन सच टाइप ऑफ यूनिट शेल, इन सच टाइप ऑफ यूनिट शेल, atoms are placed in corners of the cube। placed in where? Corners of the cube or unit shell, और यूनिट सेल। तो इसमें एटम्स कहां पर होते हैं? कॉर्नर्स पे होते हैं। किस पे? क्यूब के कॉर्नर्स पे होते हैं। क्लियर? तो आपको पता है टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपसे मैं पूछूं कि इन सच टाइप ऑफ यूनिट शेल टोटल एटम कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन सच टाइप ऑफ यूनिट शेल, बताइए कितना होगा? बोलना है आपको, चुप नहीं So बैठना है। 1. नहीं, 1. 8 होगा। टोटल नंबर ऑफ एटम 8 होंगे। टोटल 8 तो कॉर्नर है ना? 1. टोटल बट वो 8 1 कॉर्नर बाय है 8 नहीं हर। होंगे। हाँ, अभी मैं उस पॉइंट पे आया ही नहीं अभी। मैं तो इसीलिए सीधे पहला क्वेश्चन मेरा था टोटल नंबर ऑफ एटम। तो वी हैव 8 कॉर्नर। तो हम लोग अगर सारे कॉर्नर पे एटम रखेंगे तो वी हैव टोटल नंबर ऑफ एटम्स हाउ मेनी? 8। अब आते हैं, जो तुमने आंसर किया वो अब मैं बोलने जा रहा हूं, उसको बोलते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स inside the unit cell, inside the unit cell। इसको हम लोग सिंबल देते हैं Z इफेक्टिव। ये सिंबल जो मैंने लिखा है, दिस इज द सिंबल ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इनसाइड द यूनिट सेल। अब एक क्यूब के अंदर इफेक्टिवली कितने एटम है, तो उसके लिए हमको वापस क्यूब के पास जाना पड़ेगा। अब अगर आपको मैंने बताया कि एक कॉर्नर जो है वो टोटल 8 क्यूब में शेयर्ड है, टोटल 8 क्यूब में शेयर्ड है, तो बताओ कि उस कॉर्नर का एक क्यूब में कितना कंट्रीब्यूशन आया होगा?
बताइए भाई, ईच कॉर्नर in each corner सर 1/8। how much part contributed? हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट। how much part contributed, सिंपल सी चीज है भाई। अगर कोई चीज 8 लोगों में बटी हुई है तो हर एक को बराबर मिलना है, तो कितना मिलेगा एक को, एक पर्टिकुलर क्यूब को कितना मिलेगा? 1/8 मिलेगा। इतना ही तो मिलेगा ना? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलिए तो अब देखते हैं इफेक्टिवली कितने एटम्स हैं। हमारे पास टोटल कॉर्नर है 8 और हर एक कॉर्नर से हमें उस एटम का कितना पार्ट मिल रहा है? 1/8। तो जरा देखिए टोटल कितने एटम्स मिले इफेक्टिवली? 1। समझा सभी को ये? हाँ सर। किसी को भी अगर समझने में दिक्कत हो तो आपको तुरंत बोलना है। अगर आप चुपचाप बैठ गए तो आप मान लीजिए आपने ये चैप्टर अपना खराब कर दिया। तो चुप नहीं बैठिएगा, अगर नहीं समझता है तो इमीडिएटली मुझे स्टॉप कर दो आप, क्योंकि ये चैप्टर समझने का है, रटने का भी नहीं है, याद भी नहीं कर सकते हो आप। समझोगे नहीं तो आपको एग्जाम में स्ट्राइक ही नहीं करेगा, आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। इसीलिए आपको हर चीज समझना है। चलिए इसके बाद सेकेंड टर्म होता है प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव यूनिट शेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट शेल हम लोग किसको बोलते हैं? सच यूनिट शेल्स in which atoms are placed at corners as well as other lattice points. अदर लैटिस पॉइंट्स। तो वो जो अदर लैटिस पॉइंट है उसी के बेसिस पे नॉन प्रिमिटिव यूनिट शेल का क्लासिफिकेशन करना है। तो इसमें सबसे पहला नाम आएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट शेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट शेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट शेल को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं BCC। आपको ये शॉर्ट फॉर्म एकदम अच्छे से समझ लेना है, बार बार आपको पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट शेल क्या होती है? सच यूनिट शेल इन विच एटम्स आर प्लेस्ड एट कॉर्नर एज वेल एज अदर। तो इसमें अदर लैटिस पॉइंट कहाँ पे होता है? इसमें जो एटम्स कहाँ पे हैं? एटम्स आर एट कॉर्नर्स, एटम्स आर एट कॉर्नर्स। और कहाँ पे होते हैं एटम्स? कॉर्नर के अलावा होते हैं बॉडी सेंटर पर। कॉर्नर के अलावा एटम्स कहां पर प्लेस किए गए हैं? बॉडी सेंटर्स पर प्लेस किया गया है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ एक क्यूब में कितने बॉडी सेंटर होते हैं? एक क्यूब में कितने बॉडी सेंटर होते हैं? 1। तो टोटल, अब मुझे बताओ कि इस BCC में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और फिर आंसर करना। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कितने हो जाएंगे एक क्यूब में? इफेक्टिव की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ टोटल नंबर की बात कर रहे हैं। बोलिए। 9। 8 कॉर्नर एंड 1 बॉडी सेंटर। फिर इसके बाद आता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव निकालना है। तो देखिए एटम दो जगह पे रखा गया है। कॉर्नर वाले का जेड इफेक्टिव कितना आएगा? 8 × 1/8। और बॉडी सेंटर का जेड इफेक्टिव कितना आएगा? तो बॉडी सेंटर के बारे में आप ये जान लीजिए कि बॉडी सेंटर कंप्लीटली इनसाइड दी क्यूब होता है।
सेंटर ऑफ द क्यूब होता है। तो अगर आप सेंटर ऑफ द क्यूब में कुछ भी एटम रखेंगे तो वो पूरी तरह से क्यूब के अंदर होगा। तो बॉडी सेंटर वाले एटम का क्यूब में 100% कंट्रीब्यूशन होगा, यानी वो पूरा का पूरा क्यूब के अंदर है। तो आपने यहां से जेड इफेक्टिव निकाला तो कितना आया आपका, ये बोलिए, सबको समझ में आ रहा है 2 आया कैसे? हाँ सर। चलिए, इसके बाद हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ नॉन प्रिमिटिव शेल होती है फेस सेंटर्ड। यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, FCC। इसी को आप आगे जाके FCC को ही आगे जाके आफ्टर 2 क्लासेस आप बोलेंगे CCP, इसी का ही नाम बदल जाएगा, CCP हो जाएगा। बट अभी आप इसको क्या बोल रहे हैं, FCC। तो FCC में एटम्स को कहां पे रखा गया है, एक तो पोजीशन फिक्स है कि एटम्स आर एट कॉर्नर, ये तो फिक्स है। सिर्फ कहां पर दूसरा अदर लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, अदर लैटिस पॉइंट है एट फेस सेंटर्स। ठीक है, तो अब हमें यहां पर आप मुझे आंसर करो कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। पहले तो सबसे पहला तो आप यही आंसर करो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। और जब टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाए देन ट्राई टू आंसर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। बताइए भाई, दोनों का आंसर करना है आपको। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? सर 14। 14, बिल्कुल सही। और जेड इफेक्टिव कितना होगा? जेड इफेक्टिव कितना होगा? अरे भाई, कॉर्नर वाले का तो आपको पता है ना कि कॉर्नर क्या है, 8 इंटू 1/8। अब दूसरा क्या है, फेस। अब आपने देखा था पीछे कि एक फेस जो होता है वो कितने क्यूब में कॉमन होता है, 2 क्यूब में। यानी अगर आपने फेस सेंटर पे कोई एटम रखेंगे तो वो आधा एक क्यूब में होगा और आधा दूसरे क्यूब में होगा, है ना। तो एक क्यूब में टोटल फेस कितने होते हैं, 6। और इफेक्टिवली उसमें कितने एक पर्टिकुलर क्यूब में एटम का कितना पार्ट रहता है, हाफ पार्ट। हाफ दूसरे क्यूब में रहता है और हाफ 1 क्यूब में रहता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जेड इफेक्टिव आपको कितना मिल जाएगा यहां से? सर 4। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलिए, कम टू नेक्स्ट यूनिट शेल। नेक्स्ट इज एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ECC। तो इसके केस में एटम्स कहां कहां पे होते हैं, एक तो फिक्स है, कहां पर, एटम्स आर एट कॉर्नर्स। दूसरी लोकेशन क्या होती है, एटम्स आर एट ऑल्टरनेट फेस सेंटर। तो एक क्यूब में कितने ऑल्टरनेट फेस सेंटर होते हैं ये हमने पहले ही डिटरमाइन कर लिया था। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, और दूसरा आपको आंसर करना है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इसका आंसर को मैं बोलता हूं, 1 मिनट। खुशबू, आप मुझे इसका आंसर बताओ। खुशबू, टोटल 10 कितने एटम्स होंगे? 10 10, बिल्कुल सही। और इफेक्टिवली कितने होंगे? इफेक्टिवली कितने होंगे? एक क्यूब के अंदर कितने ऑल्टरनेट फेस होते हैं, ओनली 2 ऑल्टरनेट फेस होते हैं। और एक फेस सेंटर पे रखा हुआ एटम कितने क्यूब में शेयर होता है, 2 में। तो एक क्यूब में उसका इफेक्टिवली कितना पार्ट आता है, 1/2। तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपको आंसर कितना आया,
समझा सभी को यहाँ तक? हाँ सर। चलिए, अब ये जो हमने अभी सीखा है ना, अब यहां से फॉर्मूला मेकिंग के क्वेश्चंस। इस चैप्टर में दो तरह के फॉर्मूला मेकिंग क्वेश्चन होते हैं। पहला जो अभी हम लोग यूनिट शेल से बना रहे हैं, ठीक है, और दूसरा हम लोग बनाएंगे जब हम लोग वॉइड्स पढ़ लेंगे तो वहां पर करेंगे, पैकिंग पढ़ने के बाद। चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। आपको क्वेश्चन करना है और आंसर करके मुझे सेंड भी करना है। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं कैसे किया जाता है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग अपने आप करिएगा। तो क्वेश्चन मेरा ये है, इन अ कंपाउंड, ऐसे ही लिखते हैं, रुको इसका, अ कंपाउंड इज मेड ऑफ two elements A and B. A compound is made of two elements A and B. A atoms are placed at corners and B atoms are placed at body center. Find total number of atoms. Find Z effective. Find formula of the compound. Formula of compound. तो आगे से मैं क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखूंगा कि कौन सा एटम कहाँ रखा गया है, ठीक है। ये नहीं लिखूंगा मैं कि क्या फाइंड करना है और ये वापस से लाइन, एवरी टाइम ये सब सेम है, सिर्फ मैं क्या वेरी कराऊंगा, ए और बी कहाँ रखा गया है, बस। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे कि ए एटम को कहां पर रखा गया है, कॉर्नर्स पर, ठीक है। तो कॉर्नर का जेड इफेक्टिव कितना आता है, 8 इंटू 1/8। और बी एटम को कहां पे रखा गया है, बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर का जेड इफेक्टिव कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। पहले वाले पार्ट का आंसर, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल एटम है 8 कॉर्नर एंड 1 बॉडी सेंटर, टोटल आया 9। जेड इफेक्टिव कितना हो गया, यहां से जेड इफेक्टिव, इसका जेड इफेक्टिव ए का 1 है और बी का जेड इफेक्टिव 1 है, तो टोटल जेड इफेक्टिव कितना आ गया है, 2। फिर आते हैं फाइंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है कि आप पहले इसी तरह से ए और बी लिख लीजिए, फिर उनके जो जेड इफेक्टिव होते हैं वही वहां पर लिख दिया जाता है। तो ए के नीचे 1 लिखोगे, बी के नीचे भी 1, तो 1 हमें लिखा नहीं जाता फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला बिकम्स ए बी। समझा? हाँ सर। हाँ सर। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, आप लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में ए एटम्स को रखा गया है कॉर्नर्स पे। पहले बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिख रहे हैं, बाद में थोड़ा सा मिक्सिंग करेंगे। चलिए ये वाले क्वेश्चन में वही 3 चीजें फाइंड करनी है आपको जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपने फाइंड किया। दूसरे वाले केस में ए एटम्स को रखा गया है कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर, और बी एटम को कहां पे रखा गया है, बी एटम को रखा गया है फेस सेंटर पे। चलिए पहले इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स
हमारे आप कर दीजिए, फिर मैं आपको थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चन दूं। सर एक मिनट प्रीवियस क्वेश्चन दिखाइए। दिखा रहा हूँ एक। फर्स्ट वाले के फर्स्ट पार्ट का आंसर आता है हमें टोटल एटम बताना है। कॉर्नर से 8 मिलेंगे और टोटल 6 फेस सेंटर है, तो आंसर आएगा 14। फिर हमें निकालना है जेड इफेक्टिव। कॉर्नर का जेड इफेक्टिव 1 होता है और फेस कितने होते हैं 6, 6 इंटू 1/2 कितना हुआ 3, तो जेड इफेक्टिव आपको टोटल मिलेगा 4। अब तीसरा फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला इज AB3, A1B3, फॉर्मूला विल बी AB3। नीचे वाले में कॉर्नर और बॉडी सेंटर दोनों पे एक साथ रखा गया है, तो कॉर्नर से 8, बॉडी सेंटर से 1 और फेस 6, कितना आ गया 15। फिर टोटल इफेक्टिव निकालोगे, कॉर्नर से 1, बॉडी सेंटर से 1 और फेस से 6, सॉरी 3, तो 3 + 2 कितना आ गया है यहाँ पे 5। जेड इफेक्टिव कितना हो गया 5, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा A2B3। चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। हमने यहां पर बोला आपसे कि ए एटम्स जो थे वो कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर पर रखा हमने उनको, और बी एटम को हमने फेस सेंटर पे रखा। तो उसका पहला ये सब तो आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो अब यहां पर लिखिए इफ ऑल एटम्स along one of the body diagonal is sorry, one of the body diagonal are removed then find A part, total number of atom, B part, Z effective, and C part formula. Try. चलिए, इसके बाद जिसका ये वाला हो गया वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग एरर है इस जगह पर, ये कॉर्नर लिखा है, कॉर्नर स्पेलिंग मिस्टेक है। करेक्ट करिए, सॉल्व। फर्स्ट वाले पार्ट में ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें 8 + 6 कितना हो जाता है ये 14 है इसका आंसर। इधर सॉरी, जेड इफेक्टिव पहले बताना था। जेड इफेक्टिव तुम्हारा है यहाँ पर 4, टोटल नंबर ऑफ एटम है 14, और फॉर्मूला बनता है AB3। फिर सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिंगल एक्सिस से जब सेंटर से रिमूव किया गया, तो सिंगल एक्सिस कहाँ से होगी, ऐसे जाएगी सिंगल एक्सिस, तो सिर्फ बॉडी सेंटर रिमूव होगा, ओनली बॉडी सेंटर। तो यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा, और बॉडी सेंटर के अलावा 2 फेस सेंटर भी रिमूव होंगे, 2 फेस सेंटर भी तो पड़ेंगे इसके रास्ते में। बॉडी सेंटर तो इसमें है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो सिर्फ 2 फेस सेंटर रिमूव होगा। तो 2 फेस सेंटर जब आप रिमूव करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपको मिलेंगे यहाँ पर 12, और जेड इफेक्टिव आएगा आपका 3, एंड फॉर्मूला विल बी AB2। मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, अगर आपका आंसर मैच नहीं करता है, आपको नहीं आ रहा है तो बताइए, मैं एक्सप्लेन करूंगा। आंसर्स मैच करिए, यही आ रहा है आपका कि डिफरेंट है।
चलो एक्सप्लेन करिए ना दो आइटम वाले सब। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स जो है वो कहाँ पर है, कॉर्नर, तो एक्स तो हो गया 8, वाई है एट ईच बॉडी डायगोनल। क्या कह रहा है, टू एटम्स आर एट ईच बॉडी डायगोनल। तो एक बॉडी डायगोनल पे दो एटम है, टोटल कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, 4, 4 इंटू टू कितना हो गया, 8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 8 प्लस 8 16। ये समझा। हाँ सर। फिर जेड इफेक्टिव निकालोगे तो कॉर्नर का जेड इफेक्टिव आएगा 8 इंटू 1/8, और जो बॉडी डायगोनल पे हैं वो तो क्यूब के अंदर ही होते हैं, वो क्यूब के बाहर नहीं होते, तो वो पूरा पूरा कंट्रीब्यूट करेगा। तो वो हो गया टोटल 8, 8 प्लस 1 9 हो गया। और फॉर्मूला बनाओगे तो x आएगा 1 और y आएगा 8, फॉर्मूला XY 8। तो सर वो इफेक्टिव में 8 × 1/8 कैसे होगा वो? दो आइटम है ना बाई की। ये किसकी बात करो, y की कि x की? तो जेड इफेक्टिव केस में 8 × 1/8 ही होगा। तुम किसके लिए, किसका जेड इफेक्टिव बोल रहे हो, x का या y का? सर एक्स का। x का, तो x का तो 8 इंटू 1/8 ही होगा। x के लिए तो आप यही लिखोगे 8 इंटू 1/8। और y कहाँ पे रखा गया है, y को रखा गया है बॉडी डायगोनल पे। बॉडी डायगोनल पे रखा हुआ एटम पूरी तरह से क्यूब के अंदर होगा, तो एक बॉडी डायगोनल पे 2 रखा गया है, और टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 4। तो यहां से जेड इफेक्टिव आएगा 8, 8 और प्लस 1 कितना हो गया, 9। और अगर फॉर्मूला लिखोगे तो ये कितना हो गया, x1y8। ठीक है, तो सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करना है ना। सेकंड वाले पार्ट में पहले क्या निकालते, जेड इफेक्टिव, तो x का जेड इफेक्टिव और y का जेड इफेक्टिव। x में देखो बॉडी डायगोनल, वन बॉडी डायगोनल से जब आप एटम को रिमूव करोगे तो दो कॉर्नर जाएगा, और बॉडी डायगोनल पे जो दो एटम होंगे वो हो जाएंगे, 4 एटम टोटल जाएंगे। तो कॉर्नर से कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, 6 इंटू 1/8। और वहां से कितने बचेंगे, 6 ओनली। तो ये कितना आ जाएगा, 3/4, और ये कितना हो गया, 6। ऐसा आएगा ये, है ना। और फिर टोटल कर लो जरा इनका, 6 प्लस 3/4, 27/4। अच्छा, तो फिर ये आंसर गलत हो गया। देखिए क्वेश्चन यही तो था ना। इन्होंने आंसर गलत दिया है, इनका आंसर गलत है। तो ये इनके जेड इफेक्टिव हो गए। ठीक है, फॉर्म, और इनका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x, फॉर्मूला बिकम्स x3/4 एंड y6। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो x3y24। तो x3y24 कितना हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाता है। चलो, तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। और टोटल एटम कितने हो गए, 6 प्लस 6, टोटल तो 12 हो जाएंगे ना। तो टोटल हो गया 12। तो अब मैं यहाँ पे वापस से आंसर लिखता हूँ, टोटल आएगा 12, जेड इफेक्टिव आएगा 27/4, एंड फॉर्मूला ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये बन जाएगा XY8। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने क्वेश्चन किए हमने, 2 क्वेश्चन किए ना अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक साथ ही आपको दे दे रहे। ये भाई थर्ड और फोर्थ आया आपको कि नहीं आया, आंसर नहीं आया मेरे पास अभी तक किसी का भी। थर्ड वाले के फर्स्ट पार्ट का आंसर है, जेड इफेक्टिव कितना आया है, 7/8। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना आ रहा है, सॉरी रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, नॉट 31/8, इट इज 31/8। जेड इफेक्टिव इज 31/8। टोटल नंबर ऑफ एटम है 13, और फॉर्मूला आ रहा है x7y24। और बी पार्ट में जेड इफेक्टिव आएगा
3/8 प्लस 5/2 किया कितना आया? जेड इफेक्टिव कितना आया? 23/8। 23/8 और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना आ रहा है? 8 है और फॉर्मूला है x3y20। ये थर्ड वाले का आंसर मैच कर लीजिए, जिसको नहीं आ रहा है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। फोर्थ वाले के आंसर्स लिखिए। फोर्थ के आंसर है जेड इफेक्टिव 8 है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गया 27 एंड फॉर्मूला विल बी x4y4, यानी हम उसको ऐसा लिख सकते हैं 4xy। फिर सेकेंड वाले एटम में 27/4, सेकेंड वाले केस में 27/4, टोटल एटम हो गया 24 और फॉर्मूला बन जाएगा x15y12। सी पार्ट में जेड इफेक्टिव है 7, टोटल नंबर ऑफ एटम्स बनेंगे 22 और फॉर्मूला बनेगा x3y4। डी पार्ट वाले में इसके जेड इफेक्टिव आएगा 4, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आएंगे 18, फॉर्मूला आता है x2y2, तो हम उसको लिख सकते हैं 2xy और लास्ट वाले पार्ट का जेड इफेक्टिव आएगा 6, टोटल एटम्स आएंगे 24, फॉर्मूला आएगा x3y3 जिसको हम लिख सकते हैं 3xy। ये आंसर्स हैं। आंसर से एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, फिर जो आपको नहीं आ रहा हो वो मैं एक्सप्लेन कर दूं। आपका 17 और 18 क्वेश्चन नंबर 5 करना है आपको। बुकलेट पेज नंबर 17 18 क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है। 4 तक आपने कर लिया है। क्लियर है सभी को? बोलिए। हाँ सर। चलिए तो अभी इसको स्टॉप करो।